Good morning, all of you. Students, in this video, we shall discuss about the primary, secondary and tertiary sectors of India. इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्जरी सेक्टर इन प्रोडक्शन में जो टर्जरी सेक्टर है उसका महत्व बढ़ना. इंडिया में लगभग 40 इयर्स की बात करते हैं हम. 1970 और 71 से लेकर 2015-16 तक जब प्रोडक्शन जो था तीनों सेक्टर में जो था वो तेज़ी से बढ़ा था. इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्जरी सेक्टर, और सबसे ज़्यादा ये जो था टर्जरी सेक्टर में बढ़ा था प्रोडक्शन. जो टर्जरी सेक्टर है अब एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया है इंडिया में. इसने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है. तो रीजन इसके हम देखते हैं क्या रीजन है इसमें है इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में कई बेसिक जो सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, डिफेंस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी कंट्री के लिए. गवर्नमेंट ने जो है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद अपने आप ही ली है. तो द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट है. उसी की वजह से सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है. आगे जैसे इनकम लेवल जो है वो बढ़ा है तो कुछ सेक्शंस जो हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है. बहुत सारी सर्विसेज जैसे ईटिंग आउट, टूरिज्म, प्राइवेट स्कूल्स एट्सेट्रा. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हुई है लोगों की, उसी इनकम इंक्रीज़ होने के साथ साथ लोगों ने जो है अपनी जो ईटिंग हैबिट है उसको चेंज किया है. टूरिज्म को उन्होंने प्रेफरेंस दिया है और प्राइवेट स्कूल्स में जो है अपने बच्चों को भेजना शुरू किया है. सर्टेन न्यू सर्विसेज, कुछ न्यू सर्विसेज जैसे कि जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस होती हैं वो क्या बन गई हैं, इम्पोर्टेंट बन गई हैं और ज़रूरी हो गई हैं. द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और इन सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ने लगा है. इसके अलावा इट इज़ अ फैक्ट, ये भी एक फैक्ट है कि जो होल सर्विस सेक्टर है इज़ नॉट ग्रोइंग कंडेमडेबली एंड एट द सेम पेस. ये लगभग एक ही गति से नहीं चल रही हैं और लगातार नहीं चल रही हैं. द रीज़न में बी ट्रेस्ड इन दीज टू फैक्ट्स. तो जो रीज़न है वो दो फैक्ट में हो सकता है. एक, at one end there are a limited number of services employ highly skilled and educated workers, और दूसरा there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeeper, transport persons, etc. These people barely manage to earn a living and have नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी. तो दो हैं, एक तो स्किल्ड और हाई एजुकेटेड वर्कर हैं, दूसरे शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हैं जो सर्विसेज में एंगेज रहते हैं और बड़ी मुश्किल से ही अपनी जीविका को चला पाते हैं. अब बात हम करते हैं वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो कहाँ पर एम्प्लॉय हैं, सबसे ज़्यादा किस रोज़गार से लोग बाग जुड़े हुए हैं. एक रिमार्केबल फैक्ट ये है इंडिया के बारे में, वाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्शंस इन जीडीपी में जब तीनों सेक्शन का जो हम शेयर देखते हैं वो थोड़ा सा चेंज है. अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन इन एम्प्लॉयमेंट, और इसी तरह से ही एम्प्लॉयमेंट में भी जो है शेयर डिफरेंट है. 1970 और 71 से लेकर 2009
से 10 तक जो प्राइमरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉय प्रोवाइड करने के लिए जाना गया है। ये इसलिए नहीं था क्योंकि एनफ जॉब जो थी वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्रिएट नहीं होती थी, बल्कि उसी को प्रेफरेंस पहले दिया जाता था। इवन दो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट बाय अराउंड 3 टाइम्स। यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट या प्रोडक्शन गुड का था वो ज़्यादा था, 9 टाइम। इस पीरियड में जो है लगभग ये 9 गुना बढ़ गया था। जो एम्प्लॉयमेंट था इंडस्ट्री में वो लगभग 3 गुना बढ़ा था। द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर एज वेल। ये सेकेंडरी सेक्टर देखा हमने, अब ये हम बात कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर में भी ऐसा ही हुआ है। प्रोडक्शन जो है 14 टाइम तो रोज़ हुआ है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट ने जो है टाइम लिया इसमें। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। लगभग आधे से ज़्यादा जो वर्कर हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, जो प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ जीडीपी, केवल जो जीडीपी का 1 क्वार्टर ही प्रोड्यूस करती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेकेंडरी, अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये 3/4 प्रोडक्शन करते हैं, जबकि ये एम्प्लॉय जो है वो लगभग आधे से भी कम लोगों को देते हैं। वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें वर्कर जो है अंडर एम्प्लॉयड है। इसका मतलब ये हुआ पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। लेकिन लोग तो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कम समय के लिए सुरक्षित वर्क से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, इज़ हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज़ क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। इस टाइप का जो वर्कर हैं जो कुछ समय के लिए वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन बाद में जो है वो वर्क से हट जाते हैं, तो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानी जाती है। इफ़ सम पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, अगर कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर से हटा दिए जाते हैं एंड प्रोवाइडेड जॉब इन अदर सेक्टर, और दूसरे सेक्टर में जॉब प्रोवाइड की जाती है, तो जो प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र, तो प्रोडक्शन जो है उसमें सफ़र नहीं करेगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। ऐसी ही अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है दूसरे सेक्टर में भी बनी हुई है। अब बात आती है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे क्रिएट किया जाए। तो हमें ये समझना होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। एक स्मॉल फार्मर है पार्वती, जो एक 2 हेक्टेयर लैंड को ओन करती है। वो केवल रेन और क्रॉप ग्रोइंग पर, जैसे ज्वार और अरहर की फसल ग्रो करती है अपने खेत में, सारे ही इसकी फैमिली के मेंबर जो है इसी लैंड पर डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट जो है कुछ मनी और बैंक कैन प्रोवाइड ए लोन, बैंक भी जो है इस लोन प्रोवाइड कर सकती हैं टू कॉन्ट्रैक्ट अ वेल टू इरीगेट द लैंड को अच्छे से इरीगेट करने के लिए। देन सी वुड बी एबल टू टेक अ सेकेंड क्रॉप व्हीट, दूसरी उससे जो है वो दूसरी क्रॉप व्हीट भी ले सकती है। वन हेक्टेयर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people फॉर 50 days। 1 हेक्टेयर जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है उसमें 50 डेज़ के लिए 2 people को जो है रोज़गार मिल जाता है। So 2 more member of the family can be employed in own field।
इसलिए जो है केवल 2 मेंबर जो है अपने ही फील्ड में वर्क कर सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू डैम कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के समय में जो है अगर डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी उससे ग्रो होता है। सपोज फार्मर प्रोड्यूस मच मोर, अगर फार्मर ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं अपनी क्रॉप से, दे वुड नीड टू सेल सम ऑफ दिस, तो वो जो है इसमें से कुछ ज़्यादा जो सरप्लस उनके पास होगा, अधिकता होगी, उसको बेच सकते हैं। इसके लिए दे मे बी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत होगी। अगर गवर्नमेंट कुछ पैसे स्टोरेज के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के और इरिगेशन फैसिलिटी के रूप में इन्वेस्ट करती है तो दिस कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, इससे जो है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट केवल फार्मर को ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड हो सकता है। इफ़ द लोकल बैंक गिव्स क्रेडिट, अगर लोकल बैंक जो है क्रेडिट देती है एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो फार्मर जो है सीड खरीद सकते हैं, फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पंप सेट्स खरीद सकते हैं और अपनी जो लैंड है उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। आगे बताया है टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए दूसरा रास्ता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाए और साथ ही सेमी रूरल एरिया में जो है एक बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए। एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड बाय सेटिंग अप अ दाल मिल, a cold store, honey collection center or industries that process vegetables and agriculture produce। कुछ इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से प्राइमरी गुड्स लेकर उन पर प्रोसेस करती हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। A study conducted by the erstwhile प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड, यानी प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक स्टडी की गई है, इसमें देखा गया है लगभग 20 लाख जॉब जो हैं एजुकेशन सेक्टर में अकेले ही क्रिएट की जा सकती हैं। टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स की, नर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, और जो कि रूरल एरिया में वर्क कर सकें। सो दीज आर सम वेज, इसी टाइप से ये कई तरीके हैं जिनसे जो जॉब क्रिएट कर सकते हैं। एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, और हम डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इफ़ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज़ इम्प्रूव, अगर टूरिज्म वाला सेक्टर भी इम्प्रूव किया जाए तो हर ईयर हम जो है एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट लगभग 33 लाख पीपल को दे सकते हैं। बिसाइड दीज लॉन्ग टर्म सजेशन, इस लॉन्ग टर्म सजेशन के अलावा एक शॉर्ट टर्म मेजर्स की भी ज़रूरत है। इसमें यह देखने की ज़रूरत है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है एक लॉ इम्प्लीमेंटिंग दिया है, उसमें राइट टू वर्क दिया है 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया का। सब्सिक्वेंटली इस लॉ में क्या हुआ है, ये लॉ जो है, ये जो कानून बनाया गया था एक्सटेंडेड टू एन एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट्स, ये 130 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया, चलाया गया। इट इज़ कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको नरेगा के नाम से बोला गया। ये 2005 में नरेगा के नाम से जाना गया। अब इसका हाल में जो इसका नाम है वो मनरेगा से है। All these above the age determined by law and in need of work and guaranteed 100 days of work of employment in a year by the government, ये लगभग 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी एक एम्प्लॉय को देता है एक ईयर में। सो दिस इज़ द स्कीम बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट
in rural areas. So thank you for watching. See you in the next video.